Hello everyone, welcome to the channel of Saral Sikho, and today we are going to study class 8th NCERT chapter 1. Okay, so this is a very interesting chapter, especially this is our new NCERT. So in new NCERT we are having our first chapter which names exploring the investigative world of science. Okay, so now let's get into the video. So देयर इज अ बेसिक इंडेक्स अगर जिसके पास भी बुक नहीं है अभी तक वो जब मार्केट्स में आ जाएंगे तब ले लेंगे बट अभी के लिए वी हैव 13 chapter in our book which we have covered in the whole year, and this these chapter are categorized into general science, biology, physics and chemistry. So by this categorization you will get to know which part of science you will love the most. Like अगर आपको ये chapter 2 chapter 3 ऐसे chapters पसंद आ रहे हैं, so which means you are liking biology. अगर आपको electricity, force, pressure पसंद आ रहा है, which means you are like physics, and so on with the chemistry. So our first chapter is exploring investigative world of science, which we are going to study in this further video. And our second chapter is invisible living world. Third chapter is health. Fourth is electricity. Fifth is exploring force. Sixth is pressure. Seventh is particulate nature of matter, and eighth is also nature of matter. So these basically are the connected chapters. And ninth is amazing world of solute, solvents and solutions. So there are various terms which you are not understanding right now. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, but once we have completed the full course you will get to know about everything. Okay, now the 10th chapter is light, 11th is keeping time with the skies, 12th is how nature works in harmony, and 13th is our home, Earth, a unique life sustaining planet. Okay, so now moving on, we have our index here. Firstly, so in what we are going to study in this chapter basically, तो पहले हम recap समझेंगे, फिर हम मतलब अभी तो आपको समझ नहीं आएगा जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पर हम बुक डिजाइन समझने वाले हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन, कॉन्सिक्वेंसेस. तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है. तो फर्स्टली अगर हम रीकैप की बात करें तो जो क्लास 6 थी उसमें हमने पढ़ा था वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर विद सिंपल व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. राइट, तो इसका मतलब है कि हमने 6th क्लास की साइंस में पढ़ा था कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं. तो ये बेसिकली हमारी एक थॉट्स क्रिएट करने के लिए थे कि ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई चीज हो रही है बिकॉज ऑफ साइंस तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है. तो ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्रिएट करने के लिए था. नाउ इन 7th ग्रेड हमने क्या पढ़ा कि जो साइंस है, साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर्स ओपन अ न्यू क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है. इसका मतलब है कि अगर हमने कोई चीज पढ़ के और कोई आंसर पे पहुंचे, अब उस आंसर से हमारा एक न्यू क्वेश्चन अराइज होता है. अगर मान लो किसी एक चीज की वजह से ये हो रहा है तो उसकी वजह से वो क्यों हो रहा है. लाइक हम एक क्वेश्चन से एक आंसर पे पहुंचते हैं, फिर उस आंसर से एक न्यू क्वेश्चन हमें मिल जाता है. तो ये एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th. नाउ इन क्लास 8th अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम एंटर करने वाले हैं एक इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में, जो कि है किसका, साइंस का. इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर. ओके, वंडर यानी कि बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे. अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है. योर माइंड विल ब्लो अबाउट द फैक्ट्स विच यू हैव रीड इन दिस बुक. एंड द इवोल्यूशंस के कितने इवोल्यूशन जनरेशन बाय जनरेशन कितने कितने चेंजेस हुए हैं हमारे साइंस में, विच विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड टू फॉर्म द हर्ट ऑफ साइंस वर्क्स. ठीक है, साइंस में कैसे काम किया जाता है, ये इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड आखिर में है क्या. तो ये हम समझने वाले हैं कि 6th में हमने पढ़ा व्हाई एंड हाउ, देन 7th में हमने उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग ली थी थोड़ी सी. ओके, नाउ ये हमारी बुक में कुछ ऐसे हमें
साइड में जब भी आप बुक के कॉर्नर में देखेंगे तो ये ऐसा हमें फिगर दिखेगा, और जो टॉप में जो पेज नंबर लिखे होते हैं उसमें ये हमें ऐसे काइट की फॉर्म में दिया है। अब इसका भी एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है, तो ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ अ रूट सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट ट्रेडिशन ऑफ आर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसका मतलब क्या है, ये जो रूट्स हैं, ये जैसे जैसे रूट्स मतलब हमारी ये जो रूट्स हैं ये क्या सिंबलाइज कर रही हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है, यानी कि हमारी जो रूट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये हमेशा हमें किससे कनेक्टेड रखती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से, जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है और नेचुरल हेरिटेज है, उससे हमें कनेक्टेड रखती हैं। और जितने जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं उतना ही अच्छा ट्री बनता है। ठीक है, तो जितने ही ज़्यादा हम हमारे एनवायरनमेंट पे, ट्रेडिशन पे, कल्चर पे फोकस रखेंगे, डीप मतलब सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे, उतनी ही हमारी जो ट्री है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो वास्ट होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड, हम कॉर्नर पे जब भी आपकी बुक आएगी आप देखना, राइट काइट पे पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, स्काई रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन टुगेदर दीज टू सिंबल्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे काइट है, अगर हम उसे उड़ाते हैं स्काई में तो वो कितना उड़ती जाती है, मतलब वो कितनी क्यूरियस दिखती है और दूर जाने के लिए। सेम एज अ स्टूडेंट, हमें भी जैसे ही हमने बुक स्टार्ट की है ऐसा समझ लेना चाहिए कि हम एक एज अ काइट हमें स्काई में छोड़ दिया, और अब आगे फर्दर इस बुक को एक्सप्लोर करने के लिए हमें वो क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है कि हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखें। नाउ इसका, इन दोनों का जो रूट्स और काइट है ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए रियल ऑब्जर्वेशन में, व्हाइल अलाउइंग आवर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन। हमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको लेकर हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, पर जो हमारी थिंकिंग है, हमारे आइडियाज हैं, उन्हें काइट की तरह एक्सप्लोर करने देना चाहिए वेरी वास्टली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया था इन्वेस्टिगेशन। सो व्हाट इन्वेस्टिगेशन मीन्स, ये हम समझते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, लुक एट समथिंग। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स यहाँ मेंशन है। तो सबसे पहला है लुक एट समथिंग, लुकिंग एट समथिंग। ठीक है, हम सबसे पहले जो हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन है, हमने किसी को बहुत ध्यान से कोई भी चीज देखी, तो हमें उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चंस, हमने जब भी कोई चीज को देखा, अब उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या क्या क्यूरियस क्वेश्चन डेवलप हुए वो हमें खुद से ही पूछने हैं। और जब हमें अपने आप आंसर ना मिले उसका, तो हमें उस इंसान से पूछने हैं जो आपको लगता है वो आंसर्स बता देगा, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स और टीचर। उसके बाद हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इट मे बी स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, एज वो ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स नहीं जिसमें हमें बहुत सारा एपरेटस, मतलब बहुत बड़े बड़े वो चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमने एक बेसिक सी चीज को कीनली ऑब्जर्व करा है, बहुत ध्यान से देखा है, तो हम इसके लिए बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट्स है, हम उस चीज को समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें चीजें ऑब्जर्व करनी है। सो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है कि हमें पहले सिर्फ चीजों को देख के अनदेखा नहीं कर देना है, हमें उसमें डीप डाउन अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है कि ये चीज अगर हम लोगों ने नोटिस करी है तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस भी होगा, तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने हैं। उस क्वेश्चन से अगर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं तो हमें वो करने हैं, देन हमें चीजों को ऑब्जर्व करना है। दिस इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन, एंड यही हम पूरे जो हमारी क्लास 8 की साइंस है उसमें करते जाएंगे। नाउ अब हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में, तो हम धीरे धीरे करके वो सब पढ़ने वाले हैं। ओके, yes, so this year our investigative adventure will take us on our journey from a tiny microbes we cannot see to planet-wide challenges we cannot ignore। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर जर्नी है, यानी कि ये बुक जो है, ये हमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स जो हमें दिखते भी नहीं है हमारी आईज से, वहां से लेके हमें जो बड़े बड़े प्लैनेट वाइड चैलेंजेस होते हैं वहां तक की नॉलेज प्रोवाइड कराने वाली है। समझ रहे हैं, मतलब कितनी वास्ट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी ये बुक, कि जो चीज हम देख भी नहीं सकते उससे लेकर जो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वहां तक हम लोग
पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टार्ट एग्जामिनिंग समथिंग एज वेल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वो कितना छोटा होता है, आप सोच भी नहीं सकते उतना छोटा होता है, तो उस चीज को भी हम एग्जामिन करने वाले हैं। ठीक है, अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस। ठीक है, ये छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे लिए हम ऑब्वियसली बात है हम इन्हें देख नहीं सकते, पर ये हमारे लिए कैसे ना कैसे लिंक्ड होते हैं। राइट नाउ some of these invisible helpers that helps us digest our food or produce medicines while other can be harmful causing infections. So ये जो tiny particles होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, बेसिकली हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। What are microorganism? The organism which are tiny in size which we cannot see by our naked eyes, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे वो किस किस काम में आते हैं? वैसे तो वो बहुत सारे काम में आते हैं, पर जैसे कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, मेडिसिन की प्रोडक्शन में, इन सब में काम में आते हैं। पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए सही नहीं होते हैं वो हमारे लिए इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी? हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हाउ डू वी फाइट विद दीज इन्फेक्शंस? हम इन्फेक्शन से कैसे फाइट करें? हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें? हम अच्छे न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइजेज और मेडिसिन को कैसे ढूंढें अपने लिए कि ये हमारे लिए बेस्ट फिटेड एक्सरसाइजेज फूड है, और हम कैसे, एंड वैक्सीन हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, वैक्सीन क्या हेल्प करती है हमारे लिए? विल फाइंड आउट हाउ, मतलब हम वैक्सीन हमें हेल्प करती हैं इन जैसे इन्फेक्शन से और हेल्दी रहने से हेल्प करने में। जो न्यूट्रिशियस फूड है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, ये हमें उन कॉजिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये सब अपना काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कॉज कैसे करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प भी कैसे करते हैं। सो these are the questions which arrive in your mind, but we are going to answer it very soon. Okay, now for example we use electricity current in many ways. हमें सबको पता है कि अभी जो हम पढ़ भी रहे हैं, फोन चार्ज चाहिए होता है हमारे पढ़ने के लिए। ओके, हम पढ़ते हैं तब लाइट चाहिए होती है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं बहुत तरीकों में। ओके, अर्लियर यानी कि हमारी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत इजी हो जाती है। आप इमेजिन करो, एक तरफ आप अंधेरे में बैठ के पढ़ रहे हो और एक तरफ आप लाइट की हेल्प से पढ़ रहे हो। सो यू सी द डिफरेंस। ओके, वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। सो बेसिकली ये हम सबको पता है क्या होता है, हीटर होता है जो हम विंटर्स में यूज करते हैं। तो ये हीटर एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डीप डाउन जो इंफॉर्मेशन है वो हम हमारे एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हीटर उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प अस मोटर्स रन एंड मशीन फंक्शंस। अब हमारे पास एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे जो हमारी मोटर्स हैं और मशीन्स हैं वो रन करती हैं, और हीटिंग इफेक्ट से हमारी जो आयरन है और जो हीटर्स हैं वो चालू होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे। नाउ अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प explain why a ball throwing up in the air always falls back to the ground। क्यों हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आके गिरती है? क्यों जब हम कार में ब्रेक सप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है? ये मतलब फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। हर जगह फोर्स अप्लाई होता है, तो कैसे फोर्स वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सब क्यों होता है, ये सब हम जो फोर्स वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। नाउ फोर्स एंड प्रेशर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट अ जेंटल ब्रीज। देखो, फोर्स और प्रेशर जो होता है दे आर बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। जो फोर्स और प्रेशर होता है ये हमेशा डिसाइड करता है कि एयर किधर की तरफ मूव करने वाली है और कैसे मूव करने वाली है। तो जो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है प्रेशर में, तो हवा जो होती है वो थोड़ी जेंटल
ब्रीज हो जाती है। जब हम बोलते हैं ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है प्रेशर में। पर जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए प्रेशर में, तो जो हवाएं होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। ये क्या कॉज करती हैं? स्ट्रांग विंड्स कॉज करती हैं। और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है प्रेशर में, तो क्या आता है? साइक्लोन आता है। ओके, so a small difference can leads to gentle breeze, strong pressure difference leads to strong winds, and great pressure difference leads to cyclone situation. Okay, now everything around us is made up of tiny particles in materials that are solid. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर चीज जो है, मैटर जो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, वो सब किससे बना हुआ है? एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। इन मटेरियल्स डेट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। अगर वो मटेरियल जो टाइनी पार्टिकल है, अगर वो सॉलिड है तो वो मूव नहीं कर सकते, और अगर वो गैस है तो वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। तो अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो जैसे ये हमें दिख रहा होगा, ये जो फिगर है, इसमें जो बॉल्स हैं, मान लो ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, एकदम स्टक है एक दूसरे से, राइट? तो ये क्या फॉर्म करती हैं? ये एक सॉलिड फॉर्म करती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, ये जो बॉल्स हैं, ये थोड़ी इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा गैप है, ठीक है? तो ये क्या फॉलो करती हैं? ये क्या बनाती है? लिक्विड्स फॉर्म करती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो ये क्या है? गैसेस हैं। अभी इनके डिटेल चीजें जो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो इसका जो डेडिकेटेड चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ओके, नाउ लाइट की अगर हम बात करें, तो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, अभी हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, अब हम किस पे चलेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर पे बात करते हैं, अब हम चलेंगे लाइट पे। नाउ लाइट हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आ रही है, अब वैसे तो इधर से चलो, यहाँ से लाइट आ रही है और ये एक बेंड सरफेस पड़ा हुआ है। तो जैसे ही लाइट आती है ना, लाइट अपन जैसे ही उसके सामने कोई बेंड सरफेस आता है, तो वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेते, कभी किधर कभी किधर कभी इधर, मतलब कैसे भी वो जा सकती है। तो हम ये फेनोमेना पढ़ने वाले हैं कि क्यों जब लाइट के आगे कोई बेंड ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो अपना कैसे पाथ चेंज कर लेती है और हमेशा ऐसे ही क्यों करती है, ये सारी चीजें। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज in shiny metal spoon, or how corrective glasses help many of us see clearly। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपने कभी स्पून देखा होगा, जो घर में होता है, स्टील का स्पून जो होता है, उसमें जब हम जिधर पे खाना रखते हैं उधर की तरफ से हमें कुछ और दिखता है, उसका जो ऑपोजिट साइड है, उसका जो बैक साइड है, उधर की तरफ से हमें कुछ और दिखता है। तो वो हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे, जो लाइट से रिलेटेड चैप्टर है उसमें जानेंगे कि वो क्यों होता है ऐसा। और दूसरी बात, क्यों जब लोगों को दिखाई नहीं देता तो वो ऐसे लेंसेज पहनते हैं, बेसिकली जो ग्लासेस वेयर करते हैं वो लोग, वो उसमें ऐसा क्या होता है कि उन्हें अच्छे से दिखाई देने लगता है। It's not just a polished mirror that reflects light, rough surfaces reflect light as well। ठीक है, सिर्फ पॉलिश मिरर्स ही नहीं होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रफ सरफेसेस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि मून कर रहा है, राइट जैसे कि मून किससे रोशनी लेता है? सन से। तो मून की तो पूरी की पूरी सरफेस जो है वो रफ है। तो जब सन की लाइट जब मून पे जाती है और फिर मून हमें अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो हमें मून शाइनी दिखता है। तो हमेशा जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं, पॉलिश्ड मिरर होते हैं, हमेशा उन पे ही लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि रफ सरफेसेस पे भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, मून की बात करना है, एंड here is the moon। Watching the periodic cycle of the moon's phases allowed humans to come up with the first calendar। ये मून की साइकिल होती है। आप लोगों ने भी कभी नोटिस करा होगा, कोई एक दिन होता है जब हमें पूरा का पूरा फुल मून दिखता है, देन हमें उससे थोड़ा सा कम, फिर हम अगर रेगुलरली इसे नोटिस करें तो वो धीरे धीरे अपना जो साइज है उसका वो डिक्रीज हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो बिल्कुल भी कम नहीं होता, मतलब वो कंप्लीट गायब होता है स्काई से। देन अगेन उसकी थोड़ी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आती है एंड देन अगेन वो पूरा दिखता है। तो ये साइकिल चलती रहती है मून की, और इस साइकिल के ही बेसिस पे ह्यूमंस ने क्या बनाया था? अपना फर्स्ट कैलेंडर बनाया था, जिससे हम बाय कंबाइनिंग, ये कैसे बनाया था? बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशंस ली थी कि सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, ल्यूनार साइकिल्स कब कब है। ल्यूनार साइकिल बेसिकली मीन्स चंद्र ग्रहण। ओके,
Okay, various calendars came into being. Isn't it fascinating? तो ये हमने कैलेंडर बनाया था. अब आगे क्या बोल रहा है वो, isn't it fascinating that the calendar which determine our routines on earth are linked to the motion of object far beyond our planets. So ये क्या बोल रहा है कि कितना fascinating सा है कि जो कैलेंडर हमारे डेली रूटीन में लिंक्ड होता है कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज संडे है एंड ऑल ऑफ दैट, वो किससे बना हुआ है? वो बड़े बड़े प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशंस को लेकर, उनके मोशंस को लेके बना हुआ है. सो कहाँ हमारा डेली रूटीन एकदम बेसिक सा, और कहाँ वो बड़े बड़े प्लैनेट्स जिनके मोशन को देख के हम कैलेंडर बनाते हैं. Now, on Earth, there are marvelous and complex patterns of relationships between living organism and environment. ठीक है, तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, either they are animals, birds, humans, एंड जो हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि प्लांट्स, ट्रीज, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं. एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम द टाइनीएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रास टू टॉल ट्रीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके एक बड़ी से बड़ी व्हेल, और छोटे से ग्रास का ब्लेड यानी कि जो लीफ होती है, मतलब पत्ता जो होता है ग्रास का, छोटा सा ग्रास है ना, और उससे लेके बड़ा सा बड़ा जो ट्री होता है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन एंड रेस्पॉन्स टू, और किसको रेस्पॉन्ड करते हैं? एयर को, वाटर को, सनलाइट को एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड देम. बिकॉज ये जो सारी चीजें होती हैं, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट एयर. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एयर, वाटर, सनलाइट के विदाउट सरवाइव नहीं कर सकता. एंड ये जो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, हम एयर पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है, वो एनिमल्स, हम कुछ एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, कुछ एनिमल्स हम पे डिपेंडेंट है. यही सब डिपेंडेंसी बनाती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हम क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम बोल देते हैं, जो कि लाइफ सपोर्ट करती है. कि हम जानते हैं कि अर्थ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज अर्थ पे इकोसिस्टम है. और इकोसिस्टम क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एयर, वाटर और सनलाइट है. एंड अनदर थिंग, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. Okay, now moving on, the earth lies at the perfect distance from the sun, where water remains liquid and it has an atmosphere that provides the oxygen we breathe while shielding us from harmful ultraviolet rays. Okay, ये अर्थ एक इसलिए और रीजन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो अर्थ है वो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है एज कंपेयर टू सन. मतलब सन से और अर्थ की दूरी एकदम परफेक्ट है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो लिक्विड है. तो वाटर लिक्विड अभी तो हमें बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर अगर हम देखें, अगर अर्थ बहुत पास होता सन के, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता? वाटर वेपर्स में. ठीक है, और अर्थ अगर बहुत दूर होती सन के, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता? आइस में. तो अर्थ एक बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पे है जहां पे वाटर लिक्विड में ही है. ओके, अनदर थिंग, जो अर्थ में एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जिसको हम ब्रीथ करते हैं, और वो हमें किससे शील्ड करता है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हम सबने सुना होगा. यूवी रेज से हमें हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. बेसिकली हमें उससे बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट बॉडी को पेनिट्रेट करती है. राइट, तो इसीलिए अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एयर, वाटर एंड सनलाइट है. अनदर थिंग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. एंड थर्ड थिंग, कि जो अर्थ और सन है वो दोनों एक परफेक्ट डिस्टेंस पे हैं जहां पे वाटर रिमेन्स लिक्विड. एंड फोर्थ थिंग, कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, और दूसरा ये हमें शील्ड किससे करती है हमें शील्ड? अल्ट्रावायलेट रेज से. ओके, ऑक्सीजन का अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. ऑक्सीजन का O2 जो है, अगर ऑक्सीजन O2 स्टेट में है तो वो हमारे ब्रीदिंग के लिए काम आता है. और अगर ऑक्सीजन O3 स्टेट में है, जिसको हम ओजोन बोलते हैं, वो हमारे को शील्डिंग के लिए काम आता है अल्ट्रावायलेट रेज से. बट ह्यूमन एक्टिविटीज, अब
हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे प्लेनेट पे, वो अर्थ का टेम्परेचर चेंज कर रही हैं, क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज कर रही हैं, डेंजर कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, बेसिकली नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, जहाँ पे प्रिडिक्टेड नहीं है वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द activities that humans are performing on this planet by cutting millions and billions of trees, by constructing long or huge buildings. That's why we are facing disruption in climate patterns, temperature of earth, and dangerous consequences. Okay, now this is basically the end of the chapter, and I hope जो भी अभी तक हमने समझाया है वो आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से. If you have any doubt, any kind of doubt, you can mention in the comments below. So basically ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो चैप्टर है ये हमें क्या बताता है, ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे टाइनी पार्टिकल्स हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और हमारे फो भी हैं, कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, फोर्स हमेशा, फोर्स कैसे एक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट पे, कैसे साइक्लोन्स आते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे सॉलिड लिक्विड गैस बनते हैं, लाइट का नेचर क्या है, ठीक है, कैलेंडर का डेवलपमेंट एंड सो ऑन. ये सारी चीजें हमारे अंदर एक क्वेश्चन डेवलप करती हैं. हर एक टॉपिक से लेके आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, जिसकी वजह से जो आगे के चैप्टर है वो आप इंटरेस्टिंगली पढ़ पाएंगे होपफुली, और हमें पढ़ना है ये इंटरेस्टिंगली. ये जो आप पूरा बुक पढ़ लेंगे उसके बाद ये जिसमें जितने भी आपके क्वेश्चन अराइज हुए थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप you like this video. So this now I am going to tell some brief introduction of this chapter at the end, of this channel. So hey, on this channel you will get content related to class 8th and 9th of science and maths. Along with that you will get some important or the required study material which you will need in your whole year. So I hope you will like this video, and I hope I will come across to all your expectations, and please subscribe the channel. So thank you for now. Bye bye.